दोपहर का वक्त था। राजकुमारी चंद्रकांता अपने कक्ष में कपड़े बदल रही थी। उसी वक्त एक बूढ़ा जादूगर उसके कमरे में घुस जाता है। तुम कौन हो और मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं पिताजी को बुला दूंगी। तुम कुछ नहीं कर सकती हो राजकुमारी चंद्रकांता। अब तो तुम्हें मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। चल। इतना कहकर जादूगर जादू करता है और राजकुमारी चंद्रकांता को लेकर अपनी काली गुफा में आता है। तो मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? छोड़ दो मुझे जाने दो। मुझे अपने महल वापस जाना है। नहीं, तुम अब कहीं नहीं जा सकती। मैंने तुम्हें पहली बार तालाब के किनारे देखा था। उसी वक्त मेरा दिल तुम्हारे ऊपर आ गया था। इसीलिए मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। ये बताओ मेरी रानी, क्या तुम भी मुझसे विवाह करना चाहती हो? बोलो हाँ। तुमने अपना चेहरा देखा है? इतना बदसूरत और इतना बूढ़ा हो। तुमने कैसे सोच लिया कि मैं एक राजकुमारी होकर तुम जैसे बदसूरत इंसान से विवाह करूंगी? चले जाओ यहाँ से, वरना मेरे पिताजी तुम्हारा सिर कलम कर देंगे। ओह, तो तुझे अपने रूप पर बहुत घमंड है ना? रुक जा, मैं तेरा ऐसा रूप बना दूंगा जिसे देख तुम पल पल तड़पोगी। तभी जादूगर जादू करता है और राजकुमारी चंद्रकांता का पूरा शरीर मर्दाना शरीर में बदल जाता है और उसका चेहरा भी बदसूरत हो जाता है। नहीं, ये तुमने क्या किया? मुझे मेरा चेहरा वापस करो, मेरी सुंदरता वापस करो। तुमने ये क्या किया है? नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तुझे बहुत घमंड था ना? अब जा अपने राज्य में वापस चली जा। मुझे अब तुझसे विवाह नहीं करना। देख कितनी बदसूरत है तू। तुझे तो मैं हाथ भी न लगाऊं। अब तुझे सभी तिरस्कार करेंगे। जा तू। जादूगर तेज रोशनी करता है। राजकुमारी चंद्रकांता गांव के बीचों बीच आ जाती है। तभी दो गांव वाले उसे देख लेते हैं। अरे ये कौन सी बदसूरत लड़की है भाई? ये मर्दाना शरीर, चेहरा तो देखो। छी 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 छी। ऐसा बदसूरत चेहरा तो मैंने कभी किसी का नहीं देखा। बकवास। अरे भैया, ये जरूर किसी बुरे कर्मों का फल होगा। अरे चलो 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 चलो, इसका चेहरा देखना भी हमारे लिए श्राप से कम नहीं है। छी 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 छी। सभी गांव वाले उसे देखकर घृणा करते हैं। वहीं दूसरी तरफ राजमहल में दासी भाग कर आती है। महाराज, राजकुमारी चंद्रकांता अपने कक्ष में नहीं है। पता नहीं वो कहाँ चली गई। ओहो हो, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी पुत्री कहीं नहीं जा सकती। देखो वो यहीं कहीं होगी। देखो अच्छे से। महाराज, मैंने सब जगह राजकुमारी को ढूंढ लिया, पर वो कहीं दिखाई ही नहीं दे रही। हे भगवान, हमारी राजकुमारी महल से गायब कहाँ हो सकती है? अब सुनो, सभी लोग मिलकर ढूंढो। राजकुमारी कहीं जानी नहीं चाहिए। ढूंढो उन्हें। इतने में ही राजकुमारी चंद्रकांता अपना मुंह छुपाए राजमहल में आ जाती है। तुम कौन हो तुम? और तुमने अपना ये चेहरा क्यों छुपाया हुआ है? बताओ, कौन हो तुम? तभी चंद्रकांता अपने चेहरे से कपड़ा हटाती है। ये क्या, इतना बदसूरत चेहरा? कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? माँ, पिताजी, आप दोनों ने भी मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। एक तो गांव वाले मेरे इस रूप को लेकर मजाक उड़ा रहे हैं और आप दोनों भी मुझे नहीं पहचान रहे हैं। हाँ, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हुआ? बेटा, तुम्हारा चेहरा इतना बर्बाद कैसे हो गया? ओह बेटा, सच सच बताओ, किसने किया, कैसे किया? जिसने भी किया है हम उसे छोड़ेंगे नहीं। बताओ बेटा, किसने किया? बोलो। पिताजी,
जब मैं कमरे में कपड़े बदल रही थी, उसी वक्त जादूगर भैरव आया था और वो मुझे जबरदस्ती उठाकर काली गुफा में ले गया। उसने मुझे विवाह का प्रस्ताव दिया और मैंने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया। इसी वजह से उसने मुझे ऐसा चेहरा दे दिया। अब मैं ऐसे चेहरे के साथ नहीं जी सकती पिताजी। चंद्रकांता रोते हुए वहाँ से भागकर अपनी कमरे में जाती है। हे भगवान, ये मेरी बेटी के साथ क्या हो गया? जादूगर भैरव ने मेरी बेटी के साथ ठीक नहीं किया। कई वर्षों से उसकी गलत नजर मेरी बेटी पर थी, लेकिन आज उसने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद ही कर डाली। अब हम करें तो करें क्या? पहले हमें अपनी बेटी का चेहरा ठीक करना होगा, फिर हम भैरव से बदला लेकर रहेंगे। मंत्री जी, जाइए और हमारे राज्य के जितने भी वेद, पुरोहित, साधु, जादूगर हैं, सभी को बुला कर लाइए। इस समस्या का समाधान निकालिए। जाइए। तभी मंत्री आदेश पाते ही दौड़ पड़ता है। राज्य के कोने कोने से सभी वेद, पुरोहित, साधु और जादूगर को राजमहल में बुलाया जाता है। वे सभी अपने अपने मंत्र, तंत्र और विद्या का प्रयोग करते हैं, पर कोई भी राजकुमारी चंद्रकांता को उसके असली रूप में वापस नहीं ला पाता। तभी सभी वेद, पुरोहित और तांत्रिक एक स्वर में अपनी असमर्थता प्रकट करते हैं। महाराज, ये राजकुमारी चंद्रकांता का जादू हमसे नहीं टूट पाएगा, क्षमा कीजिएगा। हम जितने भी साधुगण हैं, सबने पूरा प्रयास किया और मैंने भी अपनी पूरी तंत्र विद्या आजमा ली, पर महाराज, ये जादू अटूट सा लग रहा है। ये हमसे नहीं टूट पा रहा। ये बहुत ही पहुंचा हुआ जादू है, जिसे तोड़ने के लिए कोई अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति चाहिए होगा। सभी पुरोहित भी यही बात दोहराते हैं, जिसे सुनकर राजा वहीं टूटकर बैठ जाते हैं। ये क्या बातें कर रहे हैं आप लोग? अगर आप जैसे बड़े बड़े विद्वान भी ये नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर कौन करेगा मेरी बेटी को पूरी तरह से ठीक? ऐसे तो हमारी बेटी पूरी तरह से टूट जाएगी। ये बात दूर खड़ी चंद्रकांता सुन लेती है और रोते हुए अपनी कक्ष की ओर चली जाती है। महारानी रीना उसके पीछे पीछे दौड़ती है। चंद्रकांता बेटी रुको, कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। लेकिन चंद्रकांता अपने कक्ष में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। महारानी रोती हुई महाराज के पास आती है। क्या हुआ रानी? हमारी बेटी ठीक तो है ना? वो पूरी तरह टूट चुकी है महाराज। अगर वो ठीक नहीं हुई तो वो आत्महत्या न कर ले कहीं, बस मुझे ये डर है। हाँ, मंत्री जी, आज ही पूरे राज्य में ऐलान करवा दीजिए कि कोई भी बुद्धि के बल पर मेरी बेटी को उसके असली रूप में लौटा देगा, उसे हम राजकुमार सूरज से विवाह का अधिकार देंगे और उसे राजमहल में भी वो सम्मान और अधिकार दिए जाएंगे जो एक राज परिवार के सदस्य को मिलता है, क्योंकि हमारे पास अब और कोई रास्ता नहीं बचा। ठीक है महाराज, जैसा आपका आदेश। मैं आज ही जाकर घोषणा करवा देता हूँ। वहीं दूसरी ओर गांव में दो बहनें रहती थी, बेला और विशाखा। दोनों सगी बहनें थी, पर दोनों का स्वभाव बिल्कुल अलग था। बेला शांत और सरल थी, जबकि विशाखा तेज बुद्धि और चालाक थी। एक दिन दोनों बहनें मुखिया के खेत के पास खड़ी थी। अरे यूं ही खड़ी क्या कर रही है, जल्दी करना। दीदी, चोरी करना अच्छी बात नहीं है। अगर मुखिया को पता चल गया तो हमें कड़ी सजा देगा। चलो यहाँ से चलते हैं। अरे तो हर वक्त डरपोक बनी रहती है, मुझसे कुछ सीख। थोड़ा दिमाग और हिम्मत रख। देख, मुखिया यहाँ नहीं है। हमें जल्दी से ये सब्जियाँ तोड़कर बाजारों में बेचने होंगे, पैसे मिल जाएंगे। समझी? जल्दी जल्दी तोड़ चल। विशाखा गोभी तोड़ने लगती है और बेला भी मजबूरी में उसके साथ मिलकर तोड़ लेती है। दोनों गोभी लेकर बाजार पहुंच जाती है। तभी मुखिया उन्हें देख लेता है। अरे 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 अरे, ये गोभी ये कहाँ से ले आई तुम दोनों? अरे भाई, पूरे गांव में ये गोभी तो सिर्फ मेरे खेत में होती है। तुम दोनों के पास तो कोई खेत भी नहीं है। सच सच बताओ, कहाँ से लेकर आई हो ये गोभी? मुखिया जी, वो हम लोगों ने। अच्छा, तो चोरी की है तुम दोनों ने। अब इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी तुम दोनों को।
नहीं मुखिया जी, चोरी मैंने नहीं की, ये बेला ने की है। मैंने तो इसे मना किया था, लेकिन ये जिद पर अड़ गई। छोटी बहन है, इसीलिए मुझे इसका साथ देना पड़ा। बेला, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम ऐसा करोगी। दीदी, आप झूठ क्यों बोल रही हो? चोरी तो आपने की थी, आपने ही कहा था, इसीलिए मैंने भी गोभी तोड़ी। मुखिया जी, भले ही गलती मेरी बहन से हुई हो, लेकिन है तो मेरी छोटी बहन। मैं आपसे माफी मांगती हूँ, आइंदा वो ऐसा कभी नहीं करेगी। एक मौका दे दीजिए, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। और किसी को मत बताइएगा, आप जो कहेंगे मैं बड़ी बहन होने के नाते सारे काम करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है विशाखा, तुम्हारे कहने पर मैं तुम्हारी बहन को छोड़ रहा हूँ, वरना अभी इसे महाराज के पास ले जाकर सजा दिलवाता। हाँ नहीं तो। मुखिया गुस्से में वहाँ से चला जाता है। दीदी, आपने ऐसा क्यों किया? चोरी आपने की और इल्जाम मेरे ऊपर लगा दिया। चुप रह, मैंने दिमाग लगाया। देख, हमारी सब्जी भी आ गई और सजा भी नहीं मिली। अब चल घर। उसी समय गांव की चौपाल पर शोर मचता है। सुनो सुनो सुनो, सभी गांव वालों ध्यान से सुनो। महाराज ने घोषणा की है कि जो कोई भी राजकुमारी चंद्रकांता को उसके असली रूप में लौटा देगा और जादूगर भैरव के प्रभाव से मुक्त करेगा, उसे राजकुमार सूरज से विवाह करने का अवसर मिलेगा। अरे वाह भैया, ये तो बहुत ही बड़ा मौका है। हाँ, अरे कुछ दिन पहले गांव में जो वो बदसूरत लड़की दिखी थी ना, वही तो राजकुमारी चंद्रकांता थी। अब भैया, जरूर उसने कोई पाप किया होगा, तभी ऐसा फल मिल रहा है। ए भाई जरा संभल कर बोल, मंत्री जी ने सुन लिया ना तो तेरी जबान काट कर दूसरे हाथ में दे देंगे। और जो कोई भी जानना चाहता है वो कल सुबह राज दरबार में उपस्थित हो जाए। मंत्री चला जाता है। दूर खड़ी विशाखा ये सब सुनती है। अच्छा, तो ये बात है। अब तो राजकुमार सूरज से विवाह मैं ही करूंगी। अपनी बुद्धि से राजकुमारी को ठीक करूंगी और फिर मैं इस राज्य की महारानी बनकर राज करूंगी और फिर ये गरीबी वाली जिंदगी से मुझे छुटकारा मिल जाएगी। मैं भी चाहूंगी दीदी, किसी लड़की के लिए ये कितना दर्दनाक होगा। मैं भी राजकुमारी की मदद करूंगी। अच्छा, कोई बात नहीं बहन, चल साथ में। वैसे भी बलि के लिए एक बकरा की जरूरत पड़ती है, तो मेरी हर मुश्किल परीक्षा में साथ दोगी और आखिर में विजय तो मेरी ही होगी। अगली सुबह होते ही दोनों बहनें राजमहल पहुंच जाती है। कौन हो तुम दोनों? महाराज, मैं विशाखा हूँ और मेरे पास अत्यंत बुद्धि है। मैं राजकुमारी का वो जादू तोड़ूंगी और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। महाराज, मैं बेला हूँ, हम दोनों सगी बहनें हैं, लेकिन राजकुमारी का दर्द देखकर मुझे बहुत तकलीफ हुई है, इसीलिए मैं राजकुमारी को ठीक करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। बताओ, तुम दोनों क्या कर सकती हो, जबकि इतने बड़े बड़े साधु, संत, तांत्रिक, जादूगर, पुरोहित, न जाने कौन कौन सब हार मान गए, तो तुम दोनों में क्या खास है? महाराज, आप एक बार मुझ पर भरोसा करके तो देखिए, आप निराश नहीं होंगे। तो ठीक है। तांत्रिक, जरा बताओ इन्हें कि इस जादू को तोड़ने के लिए इन्हें क्या करना होगा। हाँ हाँ जी महाराज, देखो, तुम्हें इस जादू को तोड़ने के लिए पहले एक चाबी हासिल करनी होगी, जिससे सफेद नगरी का द्वार खुलेगा और द्वार खुलते ही वहां से एक सफेद फूल प्राप्त होगा, जो सफेद नगरी के बीच उगता है, और उसी फूल की शक्ति से राजकुमारी चंद्रकांता भी पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी। लेकिन हाँ, उस चाबी को पाने के लिए इन्हें कई कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा, जिसमें इन दोनों की जान भी जा सकती है महाराज। तो अब तुम बताओ, क्या तुम ये कर पाओगी? महाराज, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ और मैंने अपनी बुद्धि से कई बड़ी समस्याएं हल की।
फिर ये तो कुछ भी नहीं है। आप बताइए वो चाबी कहाँ मिलेगी? तो सुनो, तुम्हें यहाँ से पूर्व दिशा की ओर जाना होगा, जहाँ एक घना जंगल है। उसी जंगल में वो चाबी है, लेकिन हाँ, वो कहाँ है ये किसी को नहीं पता। ये तुम्हारी बुद्धि और धैर्य पर निर्भर करेगा। मैं ये जरूर कर पाऊंगी। तो ठीक है, मैं तुम्हें पूरे 3 दिनों का समय देता हूँ। अगर 3 दिनों में तुम वो फूल लेकर वापस नहीं आई और खाली हाथ लौटी, तो उसी दिन तुम दोनों को मृत्यु दंड दिया जाएगा, क्योंकि ये कोई खेल नहीं है। जाओ। मुझे ये मंजूर है महाराज, अब हम चलते हैं। फिर बेला और विशाखा वहाँ से निकल पड़ती है। देख बहन बेला, अभी भी वक्त है, तो वापस लौट जाओ। नहीं दीदी, मैं वापस नहीं लौटूंगी, मैं वो चाबी ढूंढ कर ही रहूंगी। मेरे रहते हुए तुम वो चाबी कभी नहीं ढूंढ पाओगी। फिर भी चलने का शौक है तो चलो मेरे साथ। दोनों आगे बढ़ती है। तभी अचानक जंगल से शेर की दहाड़ने की आवाज आती है। अगर कोई जानवर हमला करेगा तो बेला को आगे कर दूंगी, ताकि वही मारी जाएगी और मैं बच जाऊंगी। अरे बेला, तुम पीछे पीछे क्यों चल रही हो? आगे तो चलो। बेला आगे आ जाती है और दोनों आगे बढ़ती है। तभी एक सुंदर स्त्री भारी आभूषण पहन कर जा रही होती है। अरे ये सुंदर स्त्री कौन है और इसके शरीर पर इतना कीमती आभूषण? अगर ये मुझे मिल जाए तो मैं तो किसी महारानी से कम नहीं लगूंगी। दीदी इधर मत जाओ, जंगल की वीरानी में अकेली ये कोई साधारण औरत नहीं हो सकती, हमारी जान खतरे में पड़ सकती है। चुप रहो, तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है, इसीलिए तुम्हें समझ नहीं आएगा कि क्या सही है और क्या गलत। विशाखा उस औरत के पास चली जाती है। आओ आओ, मैं चाहती थी तुम मेरे पास जरूर